प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 गणित अध्याय 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। अब तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक सलूशन देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। आपने उप समुच्चय अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नहीं समझे हैं तो फिर जो है उसको समझिए, क्योंकि तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जब आपको समुच्चय उप समुच्चय का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हल, पहला पार्ट, ये 4 सेट हमारे पास दिए हुए हैं, 4 समुच्चय दिए हैं, इसका उप समुच्चय निकालना है। तो हमने आपको बताया था, ये फार्मूला बताया था कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर n हो तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 टू दी पावर n। ये फार्मूला शायद आपको याद हो, नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, हमेशा काम आएगा। अब पहला पार्ट देखिए, समुच्चय क्या है? यहाँ पर समुच्चय ये दिया हुआ है, इसके अंदर कितने अवयव हैं? एक अवयव है। तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 टू दी पावर 1। तो लिखेंगे इतना में उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 टू दी पावर n। n की बराबर कितना है? 1 इक्वल टू, उप समुच्चय इसमें 2 होंगे। अब कह रहे हैं उस उप समुच्चय लिखिए, ठीक है? तो लिखेंगे इसलिए समुच्चय इतना में उप समुच्चय बराबर, तो हमने बताया है किसी भी सेट का, किसी भी समुच्चय का पहला उप समुच्चय क्या होता है? फाई, और आखिरी क्या होता है? वही सेट ही होता है। तो यहाँ पर हो गया पहला उप समुच्चय फाई और दूसरा यही हो गया, ये हो गए उप समुच्चय। दूसरा पार्ट है वो ए बी, इस सेट के अंदर 2 अवयव हैं, तो लिखेंगे इतना में अवयवों की संख्या बराबर 2। इसलिए उप समुच्चयों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 2 टू दी पावर n बराबर 2, यानी 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 4। इसलिए इतना में उप समुच्चय बराबर, तो पहला उप समुच्चय क्या होगा? हमने कहा फाई होगा। उसके बाद पहला एलिमेंट लेंगे, कामा करके मझले ब्रैकेट में रख देंगे, ये दूसरा उप समुच्चय होगा। उसके बाद दूसरा अवयव लेंगे, हो गया। तीसरा होता, फिर तीसरा लेते, फिर 2 लेते, और उसके बाद फिर वही आखिरी सेट, क्योंकि किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय फाई भी होता है और वो खुद समुच्चय भी होता है। तो हो गया ए बी के, बात समझ में आ गई? ये हो गया 4। तीसरा है 1 2 3, तो लिखेंगे 1 2 3 में कितने अवयव हैं? 1 2 3। अवयवों की संख्या बराबर 3 के, इसलिए उप समुच्चयों की संख्या बराबर हो जाएगी, कितना हो जाएगी? 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगी। इसलिए 1 2 3 में उप समुच्चय बराबर क्या हो जाएगा? पहला फाई होगा, दूसरा क्या होगा?
1 होगा, तीसरा क्या होगा 2 होगा, फिर चौथा क्या होगा 3 होगा, फिर 2 लेंगे यानी 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, और उसके बाद लास्ट में वही 1 2 3 यानी पूरा सेट ले लिया जाएगा 1 2 3। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी उस बच्चे आ गए। चौथा पार्ट हमारा है फाई। अब फाई माने एम्प्टी सेट, नल सेट, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। तो इसमें कोई अवयव नहीं होगा तो लिखेंगे पाई में अवयवों की संख्या बराबर 0। इसलिए पाई में उपसमुच्चयों की संख्या, पाई के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। एक उपसमुच्चय होगा इसमें, और वो क्या होगा? इसलिए पाई में क्या पूछ रहा है? उपसमुच्चय लिखिए। इसलिए पाई के उपसमुच्चय बराबर पाई के उपसमुच्चय बराबर ये हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है पी ए के कितने अवयव होंगे यदि ए बराबर 5। पी ए मीन्स क्या होता है? पी से पावर, ए माने जो सेट दिया हुआ, पावर सेट ऑफ ए यानी ए का घात समुच्चय। घात समुच्चय में भी अवयवों की कितनी संख्या होती है? 2 टू दी पावर n के। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दिया हुआ है ए इक्वल टू 5 यानी एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होते हैं तो लिखेंगे ए में कितने अवयव हैं? 0 है, यानी कोई अवयव नहीं है, रिक्त है, खाली है। तो पावर सेट ऑफ ए जो होगा उसमें क्या होगा? एक एलिमेंट आएगा, क्योंकि इसका सबसेट जो आएगा वो 5 होगा। तो लिखेंगे पी ए में पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या बराबर 2 टू दी पावर 0 बराबर एक अवयव होगा घात समुच्चय में। अगर कहा जाए कि वो घात समुच्चय क्या होगा तो लिखेंगे, अगर कहा जाए, हालांकि इसमें पूछा नहीं गया है, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। पी ए इक्वल टू हो जाएगा यानी पावर सेट ऑफ ए, ए का घात समुच्चय क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका हो जाएगा 5 या 2 बार महिला ब्रैकेट लग दो, क्योंकि एक बार महिला ब्रैकेट है तो यही एम्प्टी सेट है, यही एम्प्टी सेट है। तो पावर सेट ऑफ क्या होता है? उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। तो इस तरीके से इसको ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। हालांकि आपका सिर्फ ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछा जाए कि पी ए बराबर क्या होगा तो आप ऐसे लिखोगे, ए लिखोगे या ए लिखोगे। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। इंटरवल के रूप में लिखना है, इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है। इसे हमें किस में बदलना है? रोस्टर रूप में, रोस्टर विधि में लिखना है। तो ये भी आपको बताया जा चुका है। इसका हल जो है मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पर हल लिख रहा हूँ ताकि इसी के नीचे जो है बात समझ में आ रही है। इसका सॉल्यूशन मैं जो है, ये हल हो गया। पहला पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x ग्रेटर देन -4 यानी x -4 से बड़ा है, छोटा है 6 से मगर 6 के बराबर है। r क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो x एक ऐसी वास्तविक संख्या है जो -4 से बड़ी है और 6 से छोटी है, और इसके बीच की सारी संख्याएं इसमें आती हैं, जबकि 6 भी इसमें शामिल है।
तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये छोटा ब्रैकेट जो लगा हुआ है जिधर को नोक है, इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल और -4 लिख देंगे, यहाँ पर 6 लिखने के बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। इसे कहते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। इसको संख्या रेखा पर अगर आप दिखाना चाहें तो ऐसे दिखाएंगे, प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, जीरो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4। -4 का मतलब ये -4 देखिए यहाँ पर, ये -5 कर दे रहे हैं इसको, -5 कर दिया यहाँ पर। -4 का मतलब -4 नहीं शामिल है इसमें, ये देखिए, और 6 का मतलब 6 के अंदर शामिल है। तो -4 और 6 के बीच की सभी संख्याएं इसके अंदर आएंगी, जबकि -4 इसमें शामिल नहीं है और 6 शामिल है, इसलिए हमने इसको डार्क कर दिया। बस भाई अब इसको देखते हैं। यक्स बड़ा है -12 से और छोटा है -10 से, तो इसको ऐसे लिखेंगे सिंबल में, संकेत में छोटा का निशान लगा हुआ है, छोटा का, तो दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट रहेगा, -12 कामा -10 की। संख्या रेखा पर अगर आप दिखाना चाहें तो संख्या रेखा पर इसको ऐसे दिखाएंगे, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो इसको, कितना है, -12 -10, इधर 0 कर दिया हमने, 1 कर दिया, 2 कर दिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13, -12, तो -12 यहाँ पर है और -10 यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आप देखिए ये गोला कर दिया हमने, यहाँ पर भी गोला कर दिया, तो -10 और -12 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं सब इसके अंदर आएंगी, जबकि -12 और -10 इसके अंदर शामिल नहीं होंगी। अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यक्स बड़ा है और बराबर है 0 के, तो बड़ा है और बराबर है यानी ग्रेटर आर, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें 0 लिख देंगे। लेस देन 7, 7 से छोटा है, यहाँ पर 7 लिखेंगे और छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। छोटा ब्रैकेट का मतलब 7 इसमें शामिल नहीं है और 0 शामिल है, और इन दोनों संख्याओं के बीच की सारी संख्याएं इसके अंदर आएंगी। संख्या रेखा पर इसको ऐसे दिखाएंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 7 लेना हमको, तो यहाँ पर 0 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 के, 0 से 7 के बीच की सारी संख्याएं, 0 इसके अंदर शामिल है, तो इसको डार्क कर देंगे ऐसे ही, 0 शामिल है और 7 नहीं शामिल है, इसको ऐसे ही डार्क नहीं करेंगे, और इसके अंदर की सारी संख्याएं ये होगी 0 और 7 के बीच की सारी संख्याएं, जबकि 7 इसके अंदर शामिल नहीं है। चौथा पार्ट देखिए, ये बराबर हो जाएगा, लिखा है यक्स बड़ा है लेकिन बराबर है 3 के, छोटा है 4 से लेकिन बराबर है 4 के, इसका मतलब यक्स का मान 3 होगा, 4 होगा, और 3 तथा 4 के बीच जितनी भी संख्याएं होंगी सब इसके अंदर आएंगी। तो दोनों तरफ से बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 3 4, इसी को क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। ये हो गया ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ये हो गया ओपन इंटरवल,
ये हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। इसको संख्या रेखा पर यूं दिखाएंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 3 से 4 के बीच में है, ये 5 यहाँ पर इन्फिनिटी, तो 3 हमारा ए हो गया और 4 हमारा ए हो गया। 3 और 4 के बीच की सारी संख्याएं हैं, जबकि 3 और 4 इसके अंदर शामिल है, तो इसको डार्क हमने कर दिया। बात समझ में आ रही है? और ये इसके अंदर की सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी। क्लियर? प्रश्न नंबर 7 है, कह रहे हैं निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। इसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, उसमें जस्ट इसका उल्टा था, वहाँ समुच्चय निर्माण रूप जो है लिखा हुआ था, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा गया था, यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, जस्ट उसका उल्टा है। तो देखते हैं, लिखेंगे -3 0। इसका मतलब क्या होता है कि -3 और 0 के बीच की जितनी संख्याएं इसके अंदर है, यानी -3 और 0 को छोड़ करके सारी संख्याएं इसके अंदर है। तो लिखेंगे x such that x belongs to R। अब x क्या है? x है x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। इसका अर्थ है यानी x का मान -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, यानी -3 और 0 के बीच की सारी वास्तविक संख्याएं इसके अंदर आती है। दूसरा पार्ट है यहाँ पर दिया हुआ क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब हुआ कि इसमें 6 और 12 भी शामिल है, और 6 और 12 के बीच की जितनी संख्या है इसके अंदर है। तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू R। क्लोज्ड के लिए क्या होता है, यहाँ लेस देन आर इक्वल टू लगाएंगे, और ओपन के लिए क्या होता है, सिर्फ लेस देन रहता है। देख रहे हो, ओपन है तो लेस देन दोनों तरफ लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 6 इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 12। क्या पढ़ा जाएगा x इज ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 लेस देन आर इक्वल टू 12। x का मान 6 के बराबर है और 6 से बड़ा है तथा 12 से छोटा है और 12 के बराबर भी है। तीसरा पार्ट क्या है? ओपन इंटरवल 6, उसके बाद 12 लिखा हुआ है, यह है क्लोज्ड इंटरवल। तो यही बराबर हो गया x सच दैट x बिलोंग्स टू R। और क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल है तो लिखेंगे सिर्फ लेस देन लिखेंगे यहाँ पर, इधर क्लोज्ड है तो ग्रेटर भी लगा देंगे, क्योंकि इसमें 12 शामिल है, 6 नहीं शामिल है। तो क्या पढ़ा जाएगा? x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन आर इक्वल टू 12, यानी x का मान 6 से बड़ा है और 12 से छोटा है, जबकि 12 भी इसके अंदर शामिल है। ये हो गया। उसके बाद चौथा पार्ट देखिए। चौथा पार्ट क्या है? -23 स्क्वायर ब्रैकेट है, -23 कामा 5, यहाँ ओपन इंटरवल है, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल है। तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड का मतलब होता है कि वो संख्या उसमें शामिल होती है। तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R और -23 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 5 के, यानी 5 इसमें शामिल नहीं, जबकि -3 इसमें शामिल है। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? पहला पार्ट है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। इस क्वेश्चन का पहले आप अर्थ समझ। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इसका मतलब हुआ कि कोई समुच्चय है, उसके अंदर समकोण त्रिभुज ही केवल है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? इसकी एक भुजा 90 डिग्री हो,
बाकी भुजाएं तो सब कुछ भी हो सकती है, कोण भी अलग अलग होते हैं बाकी न्यून कोण। इसके अंदर जितने भी त्रिभुज हैं इस समुच्चय के अंदर सब समकोण त्रिभुज है। तो कह रहे हैं इस समकोण त्रिभुज के लिए सार्वत्रिक समुच्चय आप कौन सा प्रस्तावित करोगे कि वो सार्वत्रिक समुच्चय हो जाए। सार्वत्रिक समुच्चय को आप यूनिवर्सल सेट जानते हो। हमने बताया था कि अगर कई सेट दिए हो या दो सेट दिए हुए हो, तो अगर एक सेट के या एक सेट से अधिक सेट के सारे अवयव किसी सेट में मौजूद है, तो जिस सेट में मौजूद है, जिस समुच्चय में मौजूद है, तो उस सेट को बाकी सेट का यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो इसमें हमारे पास एक ही समुच्चय है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक ऐसा समुच्चय लिया जाए जिसके अंदर समकोण त्रिभुज भी आ जाए, न्यून कोण आ जाए, अधिक कोण आ जाए, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए, ये सारे सब त्रिभुज आ जाए, तो क्या होगा, इस समुच्चय के लिए उसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुजों का समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये जो है यही हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर सब त्रिभुज आ जाएंगे, यानी इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इसके अंदर आ जाएंगे समकोण त्रिभुज, इसके अंदर आ जाएंगे न्यून कोण त्रिभुज, इसके अंदर आ जाएंगे अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ऐसे ही और भी आ सकते हैं, इसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज आ सकता है, समबाहु त्रिभुज आ जाए। क्लियर होगा। दूसरा पार्ट हमारा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर। तो जाहिर सी बात है, अगर हम एक ऐसा समुच्चय लें जिसके अंदर समद्विबाहु भी आए, विषमबाहु भी आए, सारे त्रिभुज आए, वो सब क्या हो जाएंगे, इसके लिए तब यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय बराबर क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। यानी ऐसा त्रिभुज, ऐसा समुच्चय जिसमें सभी त्रिभुज आ जाए, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, इसके अंदर विषमबाहु भी आ जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज, इसके अंदर अधिक कोण त्रिभुज आएगा, न्यून कोण त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज सब आ जाएगा। इस तरह से हुआ, ये हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट। बात में आ गई। और यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। समुच्चय यूनिवर्सल सेट यू बराबर, ऐसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट यू बराबर। क्लियर, ये यू हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। समुच्चय ए इक्वल टू 135, बी इक्वल टू 246 और सी इक्वल टू 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, ए इक्वल टू 135, बी इक्वल टू 2 4 6 और सी इक्वल टू 0 2 4 6 8। करें इन तीनों समुच्चयों ए तथा बी सी के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तब आप बताइए, यहाँ पर 3 सेट ए बी सी हैं, इनके लिए इनमें कौन यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट ए बी और सी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें ये सारे अवयव मौजूद हों। कौन कौन अवयव, 1 3 5 उसमें होना चाहिए, यानी 1 3 5 2 4 6 और 8 और 0 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, पहले पार्ट को चेक करते हैं। 1 3 5 इसमें है, 1 है, 3 है, 5 है, चलो ठीक। 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है, चलो ठीक। 0 2 4 6 8, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, मगर 8 नहीं है। जबकि क्या होता है यूनिवर्सल सेट के लिए कि कई सेट अगर दे हुए हों तो ये सारे अवयव अगर उस सेट में मौजूद है तो वही जो है यूनिवर्सल सेट होगा, वही सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि पहला पार्ट, चूंकि ए इज नॉट सबसेट ऑफ, नहीं, ए इज सबसेट ऑफ 1, ए इज सबसेट ऑफ किसका, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 के, यानी ए के सारे अवयव इसके अंदर मौजूद हैं। अब बी को चेक करते हैं, बी में 2 4 6 है, इसमें भी 6 हैं, तो लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ किसका, इसी का, 0 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ कि बी के सारे अवयव इसके अंदर मौजूद हैं। अब सी को चेक करते हैं, सी में 0 2 4 6 8 है, तो देखते हैं 0 है, 0 है तो 0 है, 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है, मगर 8 इसके अंदर नहीं है। तो लिखेंगे इतना, किंतु या बट सी इज नॉट सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ए के तो इसके अंदर हैं, बी के भी हैं इसमें, मगर सी के नहीं है। तो होना क्या चाहिए, इस सेट के अंदर ए के भी होना चाहिए, बी के भी होना चाहिए, सी के भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तब इसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो चूंकि इतना, बट सी के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए 0 1 2 3 4 5 6 ए बी तथा सी का सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। बात समझ में, यानी ये सार्वत्रिक नहीं हो सकता। क्लियर। अब आइए दूसरा पार्ट चेक करते हैं, इसका दूसरा पार्ट 5। तब आप ये बताइए 5 मीन्स क्या होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट, रिक्त समुच्चय, यानी जिसके अंदर कोई एलिमेंट होते ही नहीं है। तो बताइए जब इस 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए के, बी के, सी के एलिमेंट कैसे होंगे। तो लिखेंगे इसको मैथमेटिकल भाषा में, चूंकि ए नॉट सबसेट ऑफ 5 कामा बी नॉट सबसेट ऑफ 5 कामा सी नॉट सबसेट ऑफ 5 implies that 5 ए कामा बी कामा सी का सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात समझ आ रही है। तीसरा पार्ट चेक करते हैं, तीसरा पार्ट। अब देखिए तीसरा पार्ट हमारा है, ए के एलिमेंट 1 3 5 है तो 1 3 5 इसमें है, बी के एलिमेंट 2 4 6 है
तो 2 4 6 इसमें है। सी के एलिमेंट 0 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 8, यानी इसके अंदर ए के भी एलिमेंट है, बी के भी एलिमेंट है, सी के भी एलिमेंट है। इसलिए यह सेट जो होगा सेट ए बी तथा सी के लिए यूनिवर्सल सेट होगा, यानी सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो लिखेंगे इसी को मैथमेटिकल भाषा में, चूंकि ए ये सबसेट ऑफ ए कामा बी कामा सी ये सबसेट ऑफ किसका, 0, यानी इसको हमने एक ही में लिख दिया कि ए सबसेट ऑफ दिस, बी ए सबसेट ऑफ दिस, सी ए सबसेट ऑफ दिस। 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 8 9 10, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि ए इसका उपसमुच्चय है, बी इसका उपसमुच्चय है, सी इसका उपसमुच्चय है, या इसी को आप ये भी लिख सकते हो कि चूंकि ए के अवयव कामा बी के अवयव तथा सी के अवयव इस समुच्चय में आ रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इम्प्लाइज दैट क्या होगा, यह समुच्चय ए कामा बी कामा सी का सार्वत्रिक समुच्चय, यानी यूनिवर्सल सेट होगा। बात समझ में आ गई। तो हमारा तीसरा वाला जो है यूनिवर्सल है, क्यों है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट में इसमें है, बी के भी हैं, सी के भी हैं, इसलिए यह सेट जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा। अब आइए चौथा पार्ट चेक करते हैं। चौथा पार्ट आप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट 1 3 5 इसके अंदर हैं, बी के सारे एलिमेंट यानी 2 4 6 इसके अंदर हैं, सी के एलिमेंट इसमें देखो 0 नहीं है, 2 4 6 8 है मगर 0 नहीं है, तो हम कहेंगे सी के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि ए इज सबसेट ऑफ 1 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 and B is a subset of 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ए के भी एलिमेंट हैं और बी के भी इसमें है, बट किंतु सी के अवयव इसमें नहीं है, यानी सी इज नॉट सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब सी के नहीं है तो इसलिए यह जो है यूनिवर्सल नहीं होगा। इसलिए 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8 सार्वत्रिक सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। किसका, ए बी सी का समुच्चय नहीं होगा, यानी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इस तरह से चारों पार्ट में यूनिवर्सल सेट कौन निकला, तीसरा वाला पार्ट यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि सेट ए सेट बी और सेट सी के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए यह जो है यूनिवर्सल सेट है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय है। क्लियर।